आमतौर पर ना जब हम किसी बीमारी की बात करते हैं तो वहाँ एक बहुत ही साफ और स्पष्ट विज्ञान होता है, एकदम सटीक। बिल्कुल। मतलब जैसे अगर हड्डी टूट गई है तो एक्सरे की रिपोर्ट में वो टूटी हुई सफेद रेखा बिल्कुल साफ दिखाई दे जाती है। हाँ, सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होता है वहाँ। एग्जैक्टली। डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि देखिए हड्डी यहाँ से टूटी है। लेकिन जब बात इतिहास की आती है ना, और खासतौर पर ऐतिहासिक महापुरुषों और राजनीति की, तो अचानक से वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। सही कहा। वो इसलिए क्योंकि ऐतिहासिक नैरेटिव किसी एक्सरे की तरह नहीं होते। तो फिर कैसे होते हैं? वो प्लास्टिक सर्जरी की तरह होते हैं। प्लास्टिक सर्जरी मतलब? हाँ, मतलब समय के साथ ना अलग अलग सरकारें या अलग अलग विचारधाराएं इतिहास के चेहरे की तब तक प्लास्टिक सर्जरी करती रहती हैं जब तक कि उस असली इंसान का चेहरा पूरी तरह से बदल ना जाए, या फिर कह ले कि वो पहचाने जाने लायक ही ना रहे। बाप रे, ये प्लास्टिक सर्जरी वाली तुलना बहुत ही सटीक है। और इसी लगातार होने वाले बदलाव का ही नतीजा है कि आज हमारे सामने एक ऐसा माहौल बन गया है जहां तथ्य, भावनाएं और गढ़े हुए नैरेटिव्स सब आपस में बुरी तरह उलझ गए हैं। बिल्कुल उलझ में हैं। किसी भी ऐतिहासिक घटना का असली बिना बदला हुआ चेहरा देखना आज एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। और इतिहास की इसी लगातार होने वाली प्लास्टिक सर्जरी के कारण ही आज हम इस गहन चर्चा में इतिहास और वर्तमान राजनीति के इस उलझे हुए धागे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। आज की हमारी इस डीप डाइव का केंद्र है 1988 में गोविंद पानसारे द्वारा लिखी गई एक बहुत ही चर्चित किताब जिसका नाम है शिवाजी कौन होता, यानी शिवाजी कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये। बिल्कुल है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले ना मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। इस किताब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और वीर सावरकर जैसी दक्षिणपंथी विचारधाराओं के खिलाफ कुछ बहुत ही सीधे और गंभीर दावे किए गए हैं। हाँ, जो स्रोत सामग्री है हमारी वो काफी बेबाक है। राइट। तो हमारा मकसद यहाँ किसी भी राजनीतिक विंग, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, उसका झंडा उठाना या किसी का बचाव करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। हम यहाँ सिर्फ ये समझने आए हैं कि पानसरे ने ऐसा क्या लिखा था जो आज दशकों बाद भी कुछ लोगों के लिए इतना ज्यादा असुविधाजनक है। एग्जैक्टली। हमारा पूरा फोकस इस बात पर है कि इतिहास को एक हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और पता है, इस विषय पे चर्चा करना सिर्फ कोई अकादमिक बहस नहीं है, इसकी एक बहुत ही गंभीर तात्कालिकता है आज के समय में। हाल ही में एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना सामने आई है। हाँ, वो जो विधायक वाली बात। हाँ, शिवसेना के शिंदे गुट के एक विधायक ने इस किताब के जो वर्तमान प्रकाशक है ना, उनको खुलेआम जान से मारने और उनकी जीभ काटने की धमकी दी है। अरे बाप रे। और ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं है। अगर हम संदर्भ को याद रखें तो इस किताब के जो लेखक हैं गोविंद पानसरे, तो उनकी पहले ही हत्या की जा चुकी है। बिल्कुल, ये बहुत ही सीरियस मामला है। तो जरा इस पर हम गहराई से विचार करते हैं। ये कोई चाय पर होने वाली आम बहस तो है नहीं। लोग 38 साल पुरानी एक किताब के लिए जान लेने पर उतारू हैं। हाँ। आखिर 1988 में छपी कुछ 100 पन्नों की एक किताब में ऐसा कौन सा वैचारिक भूकंप छिपा है जो आज भी सत्ता के गलियारों में इतना खौफ पैदा कर रहा है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये खौफ कागज के उन पन्नों या स्याही से नहीं है। तो फिर किस बात से है? असली डर उस नैरेटिव के, यानी उस स्थापित कहानी के ढह जाने का है, जिसे बहुत ही सावधानी से और दशकों की मेहनत से गढ़ा गया है। पानसरे की ये किताब दक्षिणपंथी विचारधारा द्वारा घड़े गए छत्रपति शिवाजी महाराज के उस पूरे खांचे को चुनौती देती है, और स्रोत का दावा है कि ये किताब उस नैरेटिव को परत परत उजागर करती है। ठीक है, आइए से थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मुझे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई किताब सिर्फ पन्नों का पुलिंदा ना होकर एक टाइम बॉम्ब है जो दशकों बाद भी फट रहा है। पर रुकिए, यहाँ पर ना एक बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। क्या? मुझे इसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आता। मतलब अगर किसी समूह की पूरी विचारधारा ही हिंदू गौरव और राष्ट्रवाद पर टिकी है, हाँ, तो वो जानबूझकर इतिहास के सबसे बड़े हिंदू प्रतीकों में से एक यानी छत्रपति शिवाजी, उनके कद को छोटा करने की कोशिश क्यों करेंगे? इसमें उनका क्या फायदा हो सकता है? ये तो बिल्कुल अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा लगता है। पहली नजर में सचमुच विरोधाभासी लगता है, लेकिन अगर हम स्रोत में दिए गए पानसरे के विश्लेषण को समझें तो ये पूरा खेल वैचारिक एकाधिकार का है।
वैचारिक एकाधिकार, मतलब आइडियोलॉजिकल मोनोपोली। एग्जैक्टली। जरा सोचिए क्या होता है जब कोई ऐतिहासिक महानायक इतना विशाल, इतना समावेशी या इतना प्रगतिशील होता है कि वो किसी एक संकीर्ण विचारधारा के छोटे से डिब्बे में फिट नहीं हो पाता। वो तो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। बिल्कुल। मान लीजिए कि वो नायक जातिगत श्रेष्ठता या कट्टर मुस्लिम विरोध के सांचे में नहीं ढलता। तो ऐसे में या तो उस विचारधारा को ये मानना पड़ेगा कि उनकी विचारधारा हरत है, या फिर उन्हें उस महानायक के इतिहास को काटकर छांटकर छोटा करना पड़ेगा ताकि वो उनके उस डिब्बे में फिट हो सके। बिल्कुल सही पकड़े आप। जब असली इतिहास आपके राजनीतिक एजेंडे के लिए असुविधाजनक हो जाता है ना, तो आप उस इतिहास को अपनी सहूलियत के हिसाब से तराशना शुरू कर देते हैं। स्रोत के अनुसार शुरुआत में संघ ने शिवाजी को कमजोर और दूसरों पर निर्भर दिखाने की बहुत कोशिशें की। इसके कुछ उदाहरण हैं क्या? हाँ बिल्कुल। इसका एक ताजा उदाहरण है, आपने धीरेन्द्र शास्त्री का वो बयान सुना होगा। कौन सा? जहाँ उन्होंने ये निराधार दावा किया कि शिवाजी महाराज युद्ध लड़ते लड़ते थक गए थे और हताश होकर उन्होंने अपना मुकुट रामदास स्वामी के चरणों में रख दिया था। अच्छा, हाँ। और उनसे राज्य संभालने की विनती की थी। राइट। जबकि ऐतिहासिक रूप से इस घटना का कोई भी ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है, मतलब ये महज एक गढ़ी हुई कहानी है। बिल्कुल। और पानसरी के अनुसार इसका एकमात्र उद्देश्य एक महान योद्धा राजा को एक ब्राह्मण आध्यात्मिक गुरु के सामने झुकावा और कमजोर दिखाना है। वाह, ये तो इतिहास को मोड़ने का बहुत ही सीधा प्रयास है। यही नहीं, स्रोत में सावरकर की किताब 6 गोल्डन इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री का भी बहुत बारीकी से विश्लेषण किया गया है। उसमें क्या है? सावरकर ने अपनी किताब में शिवाजी के स्वराज के उस पूरे विराट संघर्ष को सिर्फ एक संयोग बताकर खारिज कर दिया। एक संयोग? बस ऐसे ही हो गया? हाँ, और ये तुलना तब और भी हैरान करने वाली हो जाती है जब आप देखते हैं कि सावरकर ने उसी किताब में पेशवाओं की तारीफ में पन्ने दर पन्ने भर दिए हैं, लेकिन शिवाजी महाराज जैसे युग प्रवर्तक के पूरे व्यक्तित्व को सिर्फ 2.5 पन्नों में समेट कर रख दिया। 2.5 पन्ने? सीरियसली? हाँ। उस इंसान के लिए जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भूगोल और इतिहास बदल कर रख दिया? हाँ, सिर्फ 2.5 पन्ने। ये सच में चौंकाने वाला है। यहाँ पर ये बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। लेकिन इस किताब में एक और हिस्सा है जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। आप उस विशिष्ट शब्द की बात कर रहे हैं ना? हाँ, शिवाजी को अपने उस छोटे से वैचारिक सांचे में फिट करने के लिए सावरकर ने एक बहुत ही विवादास्पद शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने शिवाजी के लिए सद्गुण विकृति शब्द का इस्तेमाल किया। सद्गुण विकृति, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि किसी के अंदर अच्छाई या सद्गुण का इतना ज्यादा बढ़ जाना कि वो एक बीमारी या दोष बन जाए। हाँ। और क्या आप जानते हैं कि ये शब्द किस बात के लिए इस्तेमाल किया गया था? किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि शिवाजी महाराज युद्ध में भी महिलाओं का अत्यधिक सम्मान करते थे, चाहे वो महिला हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर किसी कट्टर दुश्मन के परिवार की क्यों ना हो। ये पानसेरे की किताब का शायद सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक बिंदु है। इसके पीछे की ऐतिहासिक घटना को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हाँ, वो 1678 वाली घटना, राइट? बिल्कुल। 1678 की बात है। शिवाजी के एक जनरल थे साउकूजी गायकवाड़। उन्होंने बेलवाड़ी की किले पर जीत हासिल की थी और उस किले की प्रमुख एक महिला थी। तो जीत के अहंकार और नशे की हालत में साउकूजी ने उस महिला के साथ बलात्कार किया। बाप रे। और जब ये भयानक खबर छत्रपति शिवाजी तक पहुंचती है ना, तो उनका फैसला कोई राजनीतिक समझौता नहीं होता। हाँ, वो ये नहीं कहते कि चलो साउकूजी हमारा अपना आदमी है, हमारी ही सेना का है और हमने युद्ध जीत लिया है तो बात को यहीं रफा दफा कर दे। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय जब उन्हें पता चलता है तो वो तुरंत साकुजी की आंखें निकलवा लेने और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाने का आदेश देते हैं। बहुत ही कड़ा फैसला था वो। उनका आदेश बिल्कुल साफ था कि युद्ध के मैदान में भी किसी भी महिला को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अब देखिए, किसी भी सभ्य या आधुनिक समाज में इस घटना को एक शासक के महान चरित्र और उसके न्याय के रूप में देखा जाएगा। Exactly. लेकिन सावरकर ने इसी मानवीय दृष्टिकोण को, इसी न्याय को सद्गुण विकृति का नाम दिया। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब ये बात मेरी समझ से बिल्कुल परे है। युद्ध के भयानक माहौल में इंसानियत को बचाए रखना कोई विकृति कैसे हो सकती है?
वही तो। ये तो ऐसा हुआ कि आप शतरंज के खेल में नियमों से खेल रहे हैं और सामने वाला कह रहा है कि आपका न्याय और नैतिकता ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या युद्ध के नियमों में इंसानियत बनाए रखना वाकई बीमारी हो सकती है? जो पूर्ण और क्रूर सत्ता चाहती हैं, उनके लिए मानवीय संवेदनाएं एक बहुत बड़ी बाधा होती है। जब आपका अंतिम लक्ष्य अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचलना हो, तो युद्ध के नियम या इंसानियत आपके रास्ते का कांटा बन जाते हैं। मतलब अगर शिवाजी दुश्मन की महिलाओं के साथ भी सम्मान से पेश आ रहे हैं, तो ये उस नैरेटिव को कमजोर करता है जिसमें दुश्मन को पूरी तरह से एक राक्षस साबित करना होता है। बिल्कुल, कट्टरपंथी सत्ता को हमेशा क्रूरता की जरूरत होती है। वो प्रगतिशीलता और मानवीय संवेदनाओं को कमजोरी के रूप में देखते हैं। इसलिए इस गुण को विकृति बताकर वो असल में ये संदेश दे रहे थे कि शिवाजी एक महान हिंदू राजा तो थे, लेकिन वो अपने सिद्धांतों में जरूरत से ज्यादा नरम थे। और आज के जो वैचारिक योद्धा हैं, उन्हें वैसी मानवीय कमजोरियां नहीं दिखानी चाहिए। ये मनोविज्ञान सच में डरावना है यार। चलिए महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं। अगर उनकी इंसानियत को एक दोष माना गया, तो उनके प्रशासन और धर्म को लेकर क्या नजरिया गढ़ा गया? वो भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आज के समय में शिवाजी की जो छवि सबसे ज्यादा बेची जाती है, वो एक कट्टर मुस्लिम विरोधी शासक की है। उन्हें अक्सर गौ ब्राह्मण प्रतिपालक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। हाँ, मतलब गाय और ब्राह्मणों के रक्षक। एग्जैक्टली। लेकिन स्रोत ये स्पष्ट रूप से बताता है कि इतिहास में ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है कि शिवाजी ने खुद के लिए कभी इस उपाधि का इस्तेमाल किया हो। यहाँ पर ना इतिहास का एक बहुत ही विचित्र विरोधाभास सामने आता है। कैसा विरोधाभास? जरा उस समय की सच्चाई पे गौर कीजिए। जब शिवाजी अपने राज्य की स्थापना कर रहे थे ना, तब समाज के जो स्थापित हिंदू धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने शुरुआत में उन्हें राजा मानने से ही साफ इनकार कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उनका राज्याभिषेक करने से मना कर दिया गया था। इसी वजह से बाद में बनारस से पंडित गाग भट्ट को बुलाना पड़ा था, ताकि 3 महीने बाद दोबारा राज्याभिषेक करवाया जा सके। तो ये तो बहुत ही गजब की विडंबना है। जिन लोगों ने शुरुआत में उनके राजा बनने पर ही सवाल खड़े कर दिए थे, जिनका राज्याभिषेक नहीं किया, आज वही लोग उन्हें अपना सबसे बड़ा गौ ब्राह्मण रक्षक और अपना प्रतीक बनाकर पेश करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये राजनीतिक फायदे के लिए इतिहास को मोड़ने का क्लासिक उदाहरण है। और ये नैरेटिव तब और भी खोखला साबित होता है जब हम शिवाजी के असली सेक्युलर ढांचे को देखते हैं। सेक्युलर ढांचा मतलब उनके प्रशासन में? हाँ, अगर वो सचमुच एक कट्टर मुस्लिम विरोधी शासक थे, तो उनके सबसे करीबी लोगों की सूची इस बात से मेल क्यों नहीं खाती? अच्छा, जरा इसके बारे में बताइए। उनकी पैदल सेना, यानी जो चीफ ऑफ इन्फेंट्री थे, वो नूर खान थे। उनका वो पर्सनल बॉडीगार्ड जिसने अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाया था, उसका नाम मदारी मेहतर था। और जब शिवाजी को एक मजबूत नौसेना की जरूरत महसूस हुई, तो उस नेवल फोर्स के लीडर कौन थे? दौलत खान। और ये सभी मुस्लिम थे। एक मीडिया में एक बहुत ही सीधा सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। अगर उनके सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक, उनकी पैदल सेना का चीफ और उनकी नौसेना का प्रमुख ये सभी मुस्लिम थे, तो आज के समय में उनकी ये कट्टर मुस्लिम विरोधी छवि इतनी सफलतापूर्वक कैसे घड़ी गई? क्या लोग इतिहास पढ़ते ही नहीं है? बिल्कुल। देखिए, इसका जवाब इस बात में है कि जटिल इतिहास को मिटाकर एक सीधा हम बनाम वो, यानी अस वर्सेस देम का नैरेटिव गढ़ना राजनीतिक रूप से बहुत आसान और फायदेमंद होता है। मतलब ध्रुवीकरण के लिए? बिल्कुल। किसी भी जटिल ऐतिहासिक वास्तविकता को समझना मुश्किल होता है। राजनीति को एक बहुत ही सीधा और सरल नैरेटिव चाहिए होता है। इंसान का दिमाग उन कहानियों को जल्दी अपनाता है जिसमें एक साफ साफ हीरो हो और एक विलेन हो। और ये हम बनाम वो का नैरेटिव बहुत आसानी से बिकता है। एग्जैक्टली। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। तो अगर शिवाजी का राज्य किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं था, तो फिर उनका वो मशहूर स्वराज आखिर था किन लोगों के लिए? इसका उत्तर उनके द्वारा बनाए गए समाज के निचले तबकों के उत्थान में मिलता है। अच्छा। शिवाजी की असली महानता सिर्फ उनके सैन्य अभियानों में नहीं थी, बल्कि इस बात में थी कि उन्होंने हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त किया। मतलब उन्होंने समाज के उन लोगों को ताकत दी जिन्हें उस समय बिल्कुल अदृश्य मान लिया गया। बिल्कुल। उन्होंने शूद्रों और अवर्णों को सम्मान दिया और नेतृत्व दिया, जिन्हें समाज ने केवल सेवा का काम दिया था। शिवनाई का उदाहरण याद आ रहा है मुझे। हाँ, शिवनाई ने ही उन्हें पहले किले से निकालने में मदद की थी। इसके अलावा उनके खुफिया विभाग के प्रमुख को ले लीजिए, चीफ ऑफ इंटेलिजेंस। हाँ, बहरजी नायक।
वो रामोशी समुदाय से आते थे, जो एक दलित समुदाय था। लेकिन शिवाजी ने उनके हुनर को पहचाना। ये तो इसे अगर आज के कॉर्पोरेट जगत से जोड़कर देखें ना, तो ये किसी ऐसे लीडर की तरह है जो बड़ी बड़ी डिग्रियों या ऊंचे घरानों वालों को नहीं चुनता। सही कहा। बल्कि वो जमीनी हुनर और मेहनत करने वालों को चुनता है और उन्हें सीधे कंपनी का डायरेक्टर बना देता है। उन्होंने उन समुदायों को सेनापति बना दिया जिन्हें समाज ने अछूत या केवल सेवक मान लिया था। एग्जैक्टली। उनकी सेना में खेतीहर, किसान, कोली, सोनकोली, भंडारी और मुस्लिम शामिल थे। उन्होंने देखा कि जो लोग समुद्र किनारे काम करते हैं, मछुआरे वगैरह, हाँ मछुआरे, उन्हें ही संगठित करके एक खूंखार नौसेना में बदल दिया। वाओ। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। पानेसरे इसका बहुत अच्छा निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निष्कर्ष है उनका? पानेसरे लिखते हैं कि उच्च वर्ग जो होता है यानी एलिट्स, वो हमेशा स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उसी में उनका फायदा है। बिल्कुल। लेकिन जो गरीब है वो बदलाव चाहता है। इतिहास में बड़े बदलाव कभी भी केवल कुलीन वर्ग द्वारा नहीं होते। वो हमेशा तब होते हैं जब आम जनता को सशक्त किया जाता है। शिवाजी ने आम लोगों को महान बनाया और उन आम लोगों ने शिवाजी को महान राजा बनाया। क्या बात है, ये तो पूरी तरह से एक म्यूचुअल साझेदारी थी। और मुझे याद आ रहा है कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने भी तो उनके लिए कुछ लिखा था ना? हाँ, महात्मा ज्योतिबा फूले जो खुद शूद्र समुदाय से थे और जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने ही शिवाजी की समाधि खोजी थी। अच्छा। हाँ, और उन्होंने शिवाजी के लिए एक गीत भी गाया था जिसमें उन्होंने शिवाजी को कृषकों के सर का ताज और रत्न कहा था। मतलब सीधे तौर पर किसानों और मजदूरों का राजा। अब देखिए, शिवाजी के जीवन के इन सभी तथ्यों से अगर हम वापस वर्तमान की ओर आए, तो स्रोत के लेखक के अनुसार आज हमें क्या समझने की आवश्यकता है? इतिहास का इस तरह से इस्तेमाल क्यों हो रहा है? स्रोत का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। संघ या कोई भी सत्तावादी विचारधारा अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए केवल धन या राज्य तंत्र का इस्तेमाल नहीं करती। तो और किसका इस्तेमाल करती है? वो विचारों और इतिहास का इस्तेमाल करते हैं। झूठे और विकृत इतिहास को फैलाया जाता है ताकि उनकी श्रेष्ठता बनी रहे और उनका नैरेटिव हावी रहे। लेखक का मानना है कि बंदूक और तलवार से ज्यादा ताकतवर हथियार जो है वो विचार है। बिल्कुल। इसलिए उनका आह्वान है कि किताबें पढ़ें, सही तथ्य जानें और अपनी विचारधारा को धार दें। इतिहास में जो बेकार है उसे छोड़ दें और जो मूल्यवान है उसे अपनाएं। तो स्रोत का मूल तर्क ये है कि असली युद्ध मैदानों में नहीं बल्कि हमारी किताबों और हमारी सोच के भीतर लड़ा जा रहा है। बिल्कुल, यही बात है। इतिहास केवल गुजरे हुए कल की कहानी नहीं है, ये आज की सत्ता को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली रिमोट कंट्रोल है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। तो चलिए इस चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। जी। आज हमने देखा कि कैसे एक 38 साल पुरानी किताब आज भी इतिहास को लेकर चलने वाली रस्साकशी को उजागर करती है। बिल्कुल। और मैं एक बार फिर अपने श्रोताओं को याद दिला दूं कि हमारा काम इन दावों को प्रस्तुत करना था, न कि कोई फैसला सुनाना। सही बात है, हमने सिर्फ स्रोतों का विश्लेषण किया है। एग्जैक्टली। और अब जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक नया और गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल, बताइए। अगर हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों की छवि हमेशा आज की राजनीतिक जरूरतों के फिल्टर से होकर गुजरती है, तो हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम जिस महानायक का सम्मान कर रहे हैं वो असल इतिहास का व्यक्ति है? ये सोचने वाली बात है। और न कि आज के हमारे वोट हासिल करने के लिए बनाया गया कोई होलोग्राम। क्या हम सच में इतिहास से सीख रहे हैं या इतिहास हमें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। Every second, the internet creates something new. Stories, ideas, and moments the world can't stop watching. The next few seconds might completely change how you see the internet. Welcome to Internet Video Center. We bring you the most interesting, surprising, and useful stories from across the internet. Enjoy this video, subscribe now, because the next video might reveal something even more surprising.